साइंस में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th की साइंस की बुक का आज हमारा चैप्टर 11th है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बहुत से कंसेप्ट सीखेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स के वाया आपको खूबसूरती से रिफ्रैक्शन का सिद्धांत सिखाया लेंसेज के केस में। चलिए उसे बहुत जल्दी से रिवाइज करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कन्वेक्स लेंस था वो उसका पर्पस क्या था, वो लाइट रेज के साथ क्या करता था? कन्वर्ज। कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस था और कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस था। ये एक सिद्धांत आपने मुझे सिखा दिया। दूसरा सिद्धांत बताइए, फोकल लेंथ का पावर ऑफ द लेंस के साथ क्या संबंध था? फोकल लेंथ का पावर ऑफ द लेंस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप था। यदि फोकल लेंथ कम है तो पावर ऑफ द लेंस ज़्यादा है, यदि फोकल लेंथ ज़्यादा है जयदीप तो पावर ऑफ द लेंस कम है। व्हाट डू मीन बाय द पावर ऑफ द लेंस? किसी भी लेंस की पावर इस बात पर डिपेंड करती है कि उस लेंस में कितने डिग्री की एबिलिटी है रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की। ओके, वो किस डिग्री पर कन्वर्ज कराता है और डाइवर्ज कराता है रेज ऑफ लाइट को, ये उसकी एबिलिटी है, यही उसकी पावर है। जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतने ही लार्ज एंगल्स के साथ रे ऑफ लाइट बेंड होगी, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतने ही कम एंगल्स के साथ रे ऑफ लाइट बेंड होगी। तो इसी हिसाब से रे ऑफ फोकल लेंथ और पावर का एक इन्वर्स रिलेशन था, ये हमने कल समझा था। आज के लेक्चर में ये दोनों सिद्धांत काम आएंगे बड़े स्तर पर। हम इन दोनों ही सिद्धांतों पे काम करेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, कलरफुल वर्ल्ड बहुत महत्वपूर्ण है। आपको भगवान ने बहुत से सेंसेस दिए हैं, सेंसरी ऑर्गन्स। थोड़ी देर के लिए अगर आपकी आंखों पर पट्टी में बांध भी दूं हरप्रीत, तो ये तो सही है कि आप टेस्ट कर लेंगे किसी चीज़ को, आप स्मेल कर लेंगे किसी चीज़ को, आप टच करके बता देंगे ठंडा है गर्म है, या ये भी बता देंगे सॉलिड है लिक्विड है, ये टच करके आप बता देंगे। आप सुन करके बता सकते हैं नर है या नारी है ना, महिला है कि पुरुष है, बच्चा है। सुनने की, चखने की, छूने की और सूंघने की हमारी क्षमता, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये। लेकिन ये शर्त है कि आप रंग नहीं बता पाएंगे, किसी चीज़ का भी रंग नहीं बता पाएंगे, रंग बताना मुश्किल हो जाएगा। आकार भी उतनी चीज़ों का बता पाएंगे जितनों को छू पाएंगे, लेकिन पर्वतों का क्या, सूर्य का क्या, उसका आकार तो नहीं बता पाएंगे। गोल है, चौरस है, चौकन्ना है, ये कैसे बताएंगे बेटा? तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आँखें। आँखें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव सेंसरी ऑर्गन है। आइज़ के माध्यम से ही आप चीज़ों के रंगों को पहचानते हैं, लोगों को देखते हैं, देखने मात्र से ही आप समझ जाते हैं। तो जीवन के बहुत सारे ज्ञान और अनुभव नेत्रों पर निर्भर करते हैं। ओके, उन्हीं आइज़ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आइज़ का लाइट के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट संबंध है। बिल्कुल सिंपल सी कहानी ये है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो रे ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल करती है और यह इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होती है और रे ऑफ लाइट आपकी आँखों में आती है। ओके, इस पर फॉल की, रिफ्लेक्ट हुई, आपकी आँखों में आई और आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाए। तो लाइट का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है चीज़ों को देखने से। रिफ्लेक्शन बहुत महत्वपूर्ण रहती है यहाँ पर। चीज़ गिरी, रिफ्लेक्ट हुई, आँखों में आई और आपने, लाइट गिरी, रिफ्लेक्ट हुई, आँखों में आई, आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा। तो लाइट का और आई का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसी रिलेशन के माध्यम से आप चीज़ों को देख पाते हैं। ये बनाई तो मैंने आँख है, लेकिन इसको अगर बैक और इसको फ्रंट काउंट करें तो ये किसी जानवर का मुंह नहीं बन गया? जैसे कि देसी तरीके से कुत्ता, डॉग, है ना। देखो, ये एक हाई लेवल आर्टिस्ट की निशानी होती है कि बैक से देखोगे फ्रंट की ओर कुछ होगा और फ्रंट से बैक की ओर देखोगे तो टोटली डिफरेंट। इसलिए मुझे दूसरे मुल्क जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करते। आई बात समझ में? तो दैट इज द कंसेप्ट। लाइट और आई का रिलेशन ही हम आप समझने जा रहे हैं। आइए समझाएं।
जब हम लाइट और आई का रिलेशन समझते हैं तो हमें आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को समझना जरूरी है। आई के डिफरेंट पार्ट को देखो, यहाँ मैं ज़रूरी नहीं है कि पूरी एक बड़ी सी आपको आई बना करके दूंगा, बिल्कुल किताब की तरह। यहाँ पर ज़रूरी ये है बेटा नवनीत कि मैं आप तक कंसेप्ट पहुँचा पाऊँ, आँख का कंसेप्ट पहुँचा पाऊँ। उस कंसेप्ट को मैं पहुँचाने के प्रयास यहाँ पर पूरे करूँगा। जब हम आँख की बात करते हैं ना नवनीत, तो सबसे पहले जो चीज़ एनकाउंटर होती है उसे हमें समझना है। वेरी फर्स्ट, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ एनकाउंटर होती है द वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस इज द कॉर्निया। सबसे पहले जो हमें एनकाउंटर होता है वो क्या है? कॉर्निया। ये कॉर्निया एक तरह से क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ओके यानी कि लाइट इसमें से पास हो जाती है, लाइट इसमें से पास हो जाती है, अपीयरेंस आती है वाइट कलर की, तो हम क्या कहते हैं? ये वाइट कलर का होता है, इस तरह का हमें प्रतीत होता है। लेकिन ट्रांसपेरेंट है इसलिए तो ये लाइट पास कराएगा ना, इसमें से लाइट होकर के आगे ही नहीं जाएगी तो लेंस तक रिसीव ही नहीं होगी। कॉर्निया का एक काम लाइट को रिफ्रैक्ट करना है, कॉर्निया का एक काम लाइट को रिफ्रैक्ट करना है, रिफ्रैक्शन। कैसे? जब हम इस मीडियम की बात करते हैं तो ये एयर है और डेफिनेटली कॉर्निया का मीडियम इससे बिल्कुल अलग होगा। जैसे ही एयर से कॉर्निया में लाइट एंटर करेगी तो मीडियम चेंज होगा, और जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट में वेरिएशन आएगी। स्पीड ऑफ लाइट में वेरिएशन आने का मतलब लाइट बेंड होगी, लाइट में रिफ्रैक्शन होगा, और स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, इसलिए कॉर्निया लाइट के प्रोपगेशन को रिटार्डेशन देगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा। इसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट इसमें कम हो जाएगी, इसी वजह से यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट होगी। तो ऐसे में अगर कॉर्निया में लाइट एंटर करती है, सपोज कीजिए कि लाइट दूर से आ रही है और पैरेलल आई, तो जब लाइट पैरेलल आएगी कॉर्निया की ओर तो कॉर्निया उसे इस मैनर में रिफ्रैक्ट कर देगा। तो आज मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे के पूरे आई को अगर मैं कंसीडर करूं तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया के एंड पे ही हो जाता है लाइट का। मैक्सिमम कन्वर्जेंस ऑफ रे ऑफ लाइट कॉर्निया के एंड पे ही हो जाता है। लेंस तो मात्र हल्की फुल्की एडजस्टमेंट करता है, दैट्स इट। लेंस के लिए रोल कितना बच जाता है? हल्की फुल्की एडजस्टमेंट का। मैं इसे साइंटिफिकली प्रूव करूंगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आई में कौन सा वो पार्ट है जिसमें मैक्सिमम कन्वर्जेंस या फिर मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अचीव हो जाता है? कॉर्निया। लेंस तो क्या करता है? हल्की फुल्की एडजस्टमेंट, दैट्स इट। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? कॉर्निया रिफ्रैक्शन के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें करता है। कॉर्निया आपकी आई को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है। किसी भी तरह की कोई डस्ट पार्टिकल या कोई अदर मटेरियल्स चले जाएं, छोटे छोटे रेत के कण या कुछ भी, कॉर्निया उसे अंदर जाने नहीं देता है, रोक देता है। वो चीज़ें आपकी आँख के साइड में आ जाती हैं और आप उसे बाद में धो करके निकाल देते हैं, या किसी भी तरह से वो बह करके निकल जाती हैं। आई बात समझ में? तो इसका काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, इसका काम रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करना है टू द रे ऑफ द लाइट। ये रोल हैं कॉर्निया के।
कॉर्निया के बाद जो चीज़ आती है वो क्या है? दो चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर अभी मेंशन नहीं करूँगा, आगे जाकर के मेंशन करूँगा जब उसका भी रोल आएगा। अभी मैं सिंपली चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करूँगा। कॉर्निया के बाद जो चीज़ आएगी वो है आइरिस। क्या है? आइरिस। वो गोल सी गोली। आइरिस पे डिपेंड करता है आपका कलर। तो आंखों का रंग किस पे निर्भर करता है? आइरिस। कॉर्निया कर लिया हमने, आइरिस। आंखों का रंग इसी पे निर्भर करता है। आंखें नीली हैं या जो भी हैं, आइरिस पे डिपेंड करता है। ये जो मेरे, अगर आंखें मेरी हल्की ब्राउनिश हैं, वो मेरे आइरिस की वजह से, वो जो ज़्यादा बड़ा एरिया नज़र आता है ना ब्राउन ब्राउन सा सारा, वो आइरिस है। ओके, एक काम तो आइरिस का रंग प्रदान करना था, दूसरा काम क्या था? देखिए, आइरिस के पीछे जो रहता है ये जो है, इसे मैं प्यूपिल कहता हूं। क्या कहता हूं? प्यूपिल। तो ये कॉर्निया था, ये प्यूपिल है। प्यूपिल का एक्चुअली में काम क्या है? प्यूपिल रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट एंटर करानी है आंख में या कितनी नहीं करानी है। तो प्यूपिल रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। ओके, प्यूपिल रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट। लेकिन प्यूपिल ये किसकी मदद से कर पाता है? प्यूपिल ये आइरिस की मदद से कर पाता है, क्योंकि आइरिस आंख का एक मस्कुलर पार्ट है। तो आइरिस कौन सा पार्ट है? मस्कुलर। मस्कुलर होने की वजह से इसमें पावर है। किस बात की? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की एबिलिटी है। ओके, जैसे कि आप जैसे ही एक डिम रूम से बाहर की ओर जाएंगी ब्राइट सन में, तो क्या होगा गुरनीक? हाँ जी, अच्छा, इसके कॉन्टेक्स्ट में बताएं ना, प्यूपिल और कॉर्निया के, आइरिस के कॉन्टेक्स्ट में। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जैसे ही आप डिम रूम से ब्राइट लाइट में चले जाएंगे, घर रूम के बाहर, इमीडिएटली आपका आइरिस क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नहीं, आइरिस यहां पर एक्सपैंड करेगा, प्यूपिल जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि आइरिस यहां पर आपको, आइरिस का क्षेत्र पुपिल के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्यूपिल की जो हल्की सी अंदर काले रंग की गोली है वो छोटी हो जाएगी, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। पर प्यूपिल तो मस्कुलर नहीं है, प्यूपिल अपने दम पर ये नहीं कर सकता। तो ऐसे में आइरिस कवर कर लेगा प्यूपिल को, तो आइरिस का एक्सपेंशन हो जाएगा प्यूपिल के ऊपर। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? तो जैसे ही आप डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जाएंगे तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्यूपिल क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाना। आइरिस क्या हो जाएगा? एक्सपैंड। क्योंकि रे ऑफ लाइट कितनी जानी चाहिए आंख में? कम, वरना अंदर सब क्या हो जाएगा? बर्न। लेंस अपना, रेटिना जल जाएगा। वो शीट ऑफ पेपर, कन्वेक्स लेंस, सन से आने वाली रेज और पीछे शीट रखते थे, तो शीट पे लाइट कन्वर्ज कराता था जिस पॉइंट पे सन, वो शीट जल जाती थी कि नहीं? जला के बैठ लेना फिर रेटिना अपना, वो भी ऐसी एक शीट है।
ओके। लेकिन जैसे ही आप बाहर से अंदर आते हैं, आपको कुछ नजर आता है डिम लाइट में थोड़ी देर के लिए, एकदम अंधे से होते हैं, और इसको कहते हैं चुंधिया गया। ऐसा शब्द यूज करते हैं ना, मेरी तो आंखें ही चुंधिया गई। कहने का मतलब कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, क्योंकि मस्कुलर एस्पेक्ट है ना ये। अब यहां पर क्या होगा, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आइरिस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही आइरिस में कॉन्ट्रैक्शन होगी, वैसे ही प्यूपिल एक्सपेंड करेगा, प्यूपिल का एक्सपेंशन हो जाएगा। और जैसे ही प्यूपिल एक्सपेंड हो जाएगा, प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, तो जितना भी अमाउंट ऑफ लाइट वहाँ उस डिम रूम में पड़ी हुई है, उतनी का आपके अंदर चली जाएगी और आपको रूम में चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ओके। इसलिए रात के समय में जब आप व्हीकल चला रहे होंगे, आज आप जाकर के ये चीज़ नोटिस करना, आपकी आंखें पूरी खुली रहती हैं रात को जब आप बाइक चला रहे हैं। इस तरह से आपने रेगुलर वे में, क्योंकि आप रूटीन में ये करते हैं, तो आप नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको ये नोटिस हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो इस तरह से खुली रहेंगी। अदरवाइज़ आप जब दिन के समय बाइक चला रहे हैं, आप आँखों पर सिलवट डाल करके माथे पर आंखें हल्की हल्की खोलेंगे, क्योंकि आप एक्चुअली में आइरिस की हेल्प से प्यूपिल को कवर कर रहे हैं। ओके। और आइरिस प्यूपिल के एरिया में एक्सपेंड कर रहा है और प्यूपिल वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर कहानी? चलिए, तो हमें आइरिस का ये मस्कुलर रोल क्लियर हो गया। तो एक्चुअली में अगर आपसे कहा जाए कि कितनी रे ऑफ लाइट को रेगुलेट करने का काम कर तो सही में आइरिस ही रहा है, लेकिन रे ऑफ लाइट जाती प्यूपिल से होकर के है ना, तो एक्चुअली में साइज घट बढ़ प्यूपिल का रहा है आइरिस की वजह से। तो इसलिए हम कहते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आंखों में एंटर होगी या कितनी नहीं, ये प्यूपिल पर निर्भर कर रहा है। ओके। प्यूपिल बड़ा तो अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा, प्यूपिल छोटा तो अमाउंट ऑफ लाइट कम। क्लियर हुई कहानी? इस पे कोई डाउट? वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़े हम। ये थी आइरिस की कहानी और प्यूपिल की कहानी। ओके। प्यूपिल से जब लाइट आगे जाएगी तो किस में जाएगी बेटा? लेंस। किस में जाएगी? लेंस। कई लोग देसी भाषा में लेंच कहते हैं गांव में जाएंगे लेंच पोणे, लेंच। ओके। तो लेंस, लेंस कहाँ रहेगा? ये लेंस है। ओके। थोड़ा नीचे बना दूं लेंस को, आंखें मृगनैनी जैसी बना दी मैंने। लेंस, लेंस कहाँ से थिक और कहाँ से थिन है? सेंटर से थिक और एजेस से नवनीत थिन है। तो कौन सा लेंस है बेटा? ये कॉन्वेक्स लेंस है। गुड गर्ल, यू आर इंटेलिजेंट गर्ल। तो बेटा अब तो समय आ गया है कि आंख को पूरा कर दूं मैं। पृथ्वी इस बात की पुकार कर रही है। ओके। और पृथ्वी की पुकार तो हमें माननी ही होगी। बेटा आंखें जब हम बनाते हैं ना, मछलियां भी हमारी आंखों की शेप दे के गच्चा खा जाती हैं कि हमारी कोई छोटी बहन तो नहीं देखो अपने आप में ये अभूतपूर्व आंख है, पूरी तरह संपूर्ण आंख है। ये क्या है बेटा? एक शीट जो है सेंसिटिव शीट, इट इज ए रेटिना। इसको क्या कहते हैं हम? रेटिना। जो लाइट है, रे ऑफ लाइट सारी किस पे कन्वर्ज करेंगी? आके रेटिना पे। और रेटिना पर जैसे ही आकर के वो कन्वर्ज करेगी, ये एक मेम्ब्रेन है रेटिना, इट इज अ मेम्ब्रेन, थिन शीट लाइक मेम्ब्रेन। जैसे ही उस पर आकर के ये फॉल करेगी लाइट्स, वैसे ही उसमें कुछ सेल्स हैं, इस रेटिना के साथ जुड़े हुए कुछ सेल्स हैं, इल्यूमिनेशन अचीव करते ही वो एक्टिव हो जाते हैं।
वो सेल्स क्या हो जाते हैं? एक्टिव। और जैसे ही वो सेल्स एक्टिव हो जाते हैं तो वो सेल्स सिग्नल डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं? सिग्नल। इन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल सिग्नल्स। और यहाँ से नर्व जाती है और वो है ऑप्टिकल नर्व, और वो ऑप्टिकल नर्व सीधी चली जाती है ब्रेन में। ब्रेन में एक हिस्सा है अपने जिसे हम कहते हैं ऑक्सीपेटल लोब। क्या कहते हैं? ऑक्सीपेटल लोब। क्योंकि कन्वेक्स लेंस कौन सी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि पेड़ अगर आपने देखा या आदमी देखा तो कन्वेक्स लेंस रेटिना पर उसकी इमेज सीधी बनाएगा या उल्टी? लेकिन आदमी तो आपको सीधा ही दिखता है। वो किस वजह से? जैसे ही वो इंफॉर्मेशन, वो सेंसरी सेल्स इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल नर्व के वाया ब्रेन में लेकर के जाते हैं तो फिर ब्रेन उन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है। और जैसे ही ब्रेन प्रोसेस करता है तो ब्रेन का वो हिस्सा ऑक्सीपेटल लोब डेडिकेटेडली इस रीजन के लिए रेडी किया गया है भगवान के द्वारा। वो फिर उस इमेज को आपको कैसे दिखाता है? इरेक्ट। कैसे दिखाता है? इरेक्ट, सीधी दिखाता है, आपको सीधी नजर आता है। वो खेल दिमाग का है। सीधी इमेज बनाने का काम दिमाग करता है। आंख इमेज कौन सी बनाती है विनीता? रेटिना पे इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी। और आपको आदमी कैसा दिखता है? किसकी वजह से? किसकी वजह से दिखता है सीधा? दिमाग, ब्रेन। और ब्रेन में कौन सा हिस्सा? ऑक्सीपेटल लोब ऑफ द ब्रेन। ठीक है भाई हरप्रीत? इतनी कहानी समझ में आई? किसी तरह की कोई दिक्कत? वेरी गुड, काफ़ी हद तक समझ गए आप लोग। तो आँख यही थी, दिस इज़ द ह्यूमन आई। हमने अब इसमें दो चीज़ों को नहीं पढ़ा। वो क्या था? ये जो लेंस है ना और रेटिना है, इसके बीच में क्या रहता है? एक खास तरह का ह्यूमर। इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर, खास तरह का पानी जैसा सब्सटेंस, आप कह लीजिए विस्कस सा। इट इज अ विट्रियस ह्यूमर। और ये जो कॉर्निया था ना, इसके बाद भी इस तरह का एक सब्सटेंस रहता है, उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर। ओके, तो हमें क्या क्या मिलता है आंख में? कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिकल सेल्स, देन ऑप्टिकल नर्व और ब्रेन। इनके तहत आपको एक इमेज प्राप्त होती है। और ऑप्टिकल सेल्स मैंने बता दिए थे, दो तरह के होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स। कोन्स एंड रॉड्स। कोन्स की क्या खासियत है? हैं? फिर से बताओ, जोर से बोलो। कोन्स आपको दिखाते हैं ब्राइट और कलरफुल चीजें, और रोड्स आपको क्या दिखाते हैं? डिम लाइटें, डिम चीजें। ओके, लगभग ब्लैक व्हाइट। डन? वो हम करेंगे अगर इसमें आएगा तो। वो पिछली क्लास में हमने लेक्चर में कर लिया। ये थी पूरी आंख। कोई बुरी तो नहीं बनाई भाई आंख? ऐसा तो नहीं तुम कह सकते कि यार क्यों आंख समझ में नहीं आई, उल्टा सब समझ में आ रहा है इसमें। ये ह्यूमन आई थी। ओके, अब मैं जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको हटा करके सिर्फ वो चीज़ें ले सकता हूँ जिनकी ज़रूरत है ना? उनको हटा दूँ जिनकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, वेरी गुड। जैसे कि
हम यहाँ पर अब इसका जिक्र ना करें कि ये पर्टिकुलर आइरिस है, हमें लाइट के प्रोपगेशन को समझना है ना, तो हम थोड़ी देर के लिए आइरिस को भुला दें। ओके, आइरिस को भुला दो आप। एक्वस ह्यूमर को आपको याद रखना है। तो अब मैं थोड़ा आपको बेहतर समझा पाऊँ उसके लिए पुपिल को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लेंस भी बड़ा कर लिया मैंने। ओके, मैंने जानबूझ करके आइरिस हटा दिया। अब हमारे सामने क्या है? कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, लेंस और विट्रियस ह्यूमर और रेटिना। प्यूपिल को भी हटा देता हूँ, उसका भी अब यूज़ नहीं है फिलहाल, क्योंकि हमें तो चीज़ें समझनी है ना। लाइट के गेम में तो मेन काम लेंस का होगा। तो कॉर्निया है, एक्वस ह्यूमर है, लेंस है और विट्रियस ह्यूमर है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इनके आधार पर अब हम प्रोपगेशन ऑफ लाइट को समझेंगे। सबसे पहले हम एकोमोडेशन को समझेंगे। दैट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैंने यहां पर लिखा है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। आपको पता है शहर, ये जो हमारा लेंस होता है ना, ये रिजिड नहीं होता, ये जेली लाइक फाइब्रस मटेरियल से बना होता है। इट इज अ जेली लाइक फाइब्रस मटेरियल। सो इट इज अ जेली लाइक मटेरियल। जेली हाथों में पकड़ी कभी, चीक चीक करके, छोटी मोटी। जेली को जब दबाते हो तो क्या हो जाती है? बाहर की ओर बल्ज हो जाती है, एलोंगेशन कम हो जाता है। एलोंगेशन कम हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाती है। लेकिन उंगलियों से दबाते हो ना, लेकिन जब यही दबाव हटा लेते हो, जेली वापस अपने शेप में आने की कोशिश करती होगी, एलोंगेशन बढ़ जाता है, बल्ज कम हो जाता है। डन। इसी तरह से हमारा लेंस जेली लाइक सब्सटेंस है, और ये लेंस मसल्स के साथ आता है, उन्हें कहते हैं सिलियरी मसल्स। उन्हें क्या कहते हैं? तो यहां पर मसल्स रहते हैं एंड दे आर सिलियरी मसल्स। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलियरी मसल्स। डन, गुड। अब मैं आपके सामने यदि परिस्थिति रखूं कि ये जो लेंस है, इसकी मुझे फोकल लेंथ बढ़ानी है। फोकल लेंथ क्या थी? जहां पर लाइट कन्वर्ज हुई वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मुझे इसको बढ़ाना है। तो मुझे दिल से बताना, लेंस को पतला करूं या मोटा करूं? सोच के बताना दिल से। फोकल लेंथ को मुझे बढ़ाना है। आई वॉन्ट टू इंक्रीज द फोकल लेंथ, the distance between the optical center and focus, I have to increase this distance. लेंस को पतला कर लेंगे। उदाहरण से समझा देते हैं, देसी उदाहरण के साथ समझो। ये एक लेंस है, डन है भाई। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ओके, और ये इसका फोकस है, सपोज कीजिए। कोई दिक्कत? साइज भी वही रखते हैं। ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, और अब हमने उसको मोटा कर दिया, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसे? छोटे स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर छोटा है। वेरी गुड, गुड। ये कल समझाया था। लेंस किससे बनता है? एक स्फीयर से। लेंस क्या था? एक स्फीयर था। जैसे कि
ये देखो, ये जेली लाइक फाइब्रस मटेरियल लिखा है, मिटा दूं? एक तो लेंस ये हो गया, ये इस स्फीयर का सेंटर हो गया, ये इस स्फीयर का सेंटर हो गया, यही लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, लेंस का कर्व का जो सेंटर है। डन है कहानी? ये लेंस फील हो गया। ओके, ठीक है ना सर? अब देखना क्या करूंगा मैं। अब हमें क्या करना है, इसको मोटा करना है, और इसको मोटा करने के लिए क्या हो जाएगा देखना जरा। डन है? ओके, तो अल्टीमेटली ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसका अब कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। आई बात समझ में? तो पहले वाले में लेंस में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में डिस्टेंस ज्यादा था या इस वाले में ज्यादा है? पहले वाले में ज्यादा था, इसमें तो बहुत ही कम है। ओके, तो जैसे जैसे मैं इसको मोटा करते जा रहा हूं लेंस को, वैसे वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि F यानी कि 2F1 के क्लोज आता जा रहा है, यानी कि F1 O के क्लोज आता जा रहा है। तो जैसे जैसे मैं इसको मोटा करते जा रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर के क्लोज आता जा रहा है। डन है कहानी? और सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल मिड में जो चीज है वो क्या है, फोकस। और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ। तो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस अगर 8 सेंटीमीटर से घट करके 4 सेंटीमीटर रह गया है, तो फिर सही मायने में फोकल लेंथ कितने से घट के कितनी हो गई होगी, 4 सेंटीमीटर से घट करके 2 सेंटीमीटर हो गई होगी। समझ में आई बात? क्लियर? तो इसलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरा अगला प्रश्न यह है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर लेंस को की फोकल लेंथ को घटाना है, तो मुझे इसको क्या करना चाहिए? सिलेरी मसल्स को क्या करना चाहिए? सिलेरी मसल्स को एक्सपेंड करना चाहिए। सिलेरी मसल्स फैलेंगे, और जब सिलेरी मसल्स फैलेंगे तो लेंस को क्या होगा, मतलब सिलेरी मसल एक्सपेंशन करेंगे तो लेंस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल वैसा जैसा मुंह से गुब्बारा फुलाने के समय खींचते हैं ना, तो जैसे ही खींचते हैं तो पहले पतली सी पीपनी फूलती है, लेकिन अगर कहीं उसी समय छोड़ दें उसको तो गुब्बारा बल्ज नजर में आता है। आई बात समझ में? तो ऐसे पीपनी माने एलोंगेशन। तो इसी तरह से जब सिलेरी मसल्स विल एक्सपैंड तो लेंस विल कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन द लेंस विल कॉन्ट्रैक्ट, elongation of the lens will be very less, bulges of the lens will be very large, bulges will be large, elongation will be less. When the bulges will be large, there will be less distance between the optical center and the center of curvature. It means there will be less distance between the optical center and the focus. It means that focal length will be less. So if you want to reduce the focal length, what will you do? You will simply expand the ciliary muscles. You will simply expand the ciliary muscles.